फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम बिंदु पथ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बिंदु पथ चैप्टर से बोर्ड एग्जाम्स में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 4 अंक में भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो 1 नंबर में पूछा जाएगा और एक 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब 1 नंबर में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको अपन पहले लेंगे और जो 3 नंबर पूछे जाएंगे उनको अपन बाद में लेंगे। अब देखिए, बिंदु पथ होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बिंदु पथ के बारे में बात करें तो बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। अर्थात बिंदु पथ है वो बिंदुओं का एक समुच्चय रहता है। तो वो कैसे रहता है अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखना, फिर धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। बिंदु पथ इस प्रकार अपन डिनोट करते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न है, किसी समतल में स्थित बिंदु O से एक निश्चित दूरी R पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। तो मैं एक चित्र बनाऊं, जैसे ये कोई समतल है भाई, इस पर ये बिंदु O स्थित है। इस O से R दूरी पर, चाहे R दूरी इधर ले लो, चाहे R दूरी इधर ले लो, चाहे R दूरी इधर ले लो, किधर भी R दूरी ले लो। तो R दूरी पर स्थित जो बिंदु है उनको मिलाएं अपन। जैसे एक बिंदु R दूरी पर यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, कहीं पर भी ले सकते हैं अपन, इससे R दूरी होनी चाहिए बस। तो जितने भी बिंदु इन सबको यदि अपन मिलाएं तो अपने सामने क्या नजर आएगा, एक। तो जो भी आकृति बनती नजर आए वही अपना इसका आंसर होगा। आप लोगों ने ये सब बिंदुओं को मिलाया है तो देखिए क्या बढ़ता नजर आ रहा है आपके सामने, एक वृत्त, और जिसकी त्रिज्या क्या है, R। तो इसका आंसर होगा R त्रिज्या का एक वृत्त। तो ये बिंदु हैं, इनका ये समुच्चय है। ये इतने सारे बिंदु इन सभी का समुच्चय है जिस पर प्रतिबंध क्या लगाया अपन ने भाई, O से निश्चित दूरी पर स्थित है बिंदु। ये O से R निश्चित दूरी पर स्थित है और अपन जानते हैं एक वृत्त की त्रिज्या है वो सभी स्थानों पर बराबर होती है। अर्थात ये बिंदु सभी इस वृत्त की परिधि पर स्थित है और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं वो बराबर होती हैं। तो समझ गए आप पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 2 बिंदुओं से, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, 1 अंक का प्रश्न है। दिए गए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। ये अपनी किताब की प्रमेय नंबर 10.1 भी है, बोर्ड एग्जाम 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्वेश्चन है अपना, दिए गए 2 बिंदुओं से समदूरस्थ। तो 2 बिंदु अपन कहीं भी मान लो, एक बिंदु यहाँ मान लो, एक यहाँ मान लो। अब अपन को इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को देखना है। भाई दोनों बिंदु समान दूरी पर बिंदु कहाँ पर हो सकते हैं? क्या ये वाला बिंदु B से और A से दोनों से बराबर दूरी पर है? नहीं है, B से नजदीक है, A से दूर है। क्या इधर है? वो A के नजदीक हो जाएगा। तो अपन जानते हैं दोनों बिंदुओं से जो भी बिंदु समान दूरी पर होगा वो इनके बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जैसे माना कि इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला दें तो ये एक रेखाखंड बन गया। माना कि इसकी लंबाई जैसे 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 5 हो गई। बिल्कुल बीचों बीच में लेना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन अपना यही है, 2 बिंदुओं समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तो ये वाला बिंदु है वो A से भी समान दूरी पर है, B से भी समान दूरी पर है। एक बिंदु अपन यहाँ ले लें तो वो A से भी समान दूरी पर है, B से भी समान दूरी पर है। इसी बिंदु की सीध में यदि बिंदु यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, तो ये सभी बिंदु A और B दोनों से समान दूरी पर हैं। तो इन सब बिंदुओं को यदि अपन मिलाएं तो इस प्रकार की एक सीधी रेखा मिल जाती है। तो अपन को ये सीधी रेखा आपको क्या नजर आ रही है? आपको ये नजर आ रही है भाई दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड है इसका लंब अर्धक। भाई इसका आधा ही तो किया अपन ने, और इस अर्धक पर यहाँ जो बिंदु स्थित है, यहाँ जो बिंदु स्थित है, यहाँ जो बिंदु स्थित है, वो सभी बिंदु A और B से समान दूरी पर स्थित होंगे। समझ गए आप लोग? तो इस प्रश्न का आंसर होगा उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, लंब और समान 2 भागों में बांटने वाला। तो आंसर क्या होगा, लंब समद्विभाजक।
समझ गए इसका आंसर, ये 2018 में पूछा गया था, प्रमेय नंबर 10.1 का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है वो भी अपन लेते हैं। भैया आप लोगों को गत वर्षों को क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता तो चले भाई किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 3, और वो क्या है, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ होता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी प्रश्न को, तो मैं आपको समझा दूं। जैसे ये एक समतल है, भाई समतल है, तो अपन ने समतल को खींच दी, एक लाइन खींच दी, चलो समतल है। अब इस समतल पर लुढ़कने वाला वृत्त कैसे हो सकता है, तो आप लोग देखिए भाई ये समतल है तो इस पर लुढ़कने वाला वृत्त, ये वृत्त है, इस प्रकार से लुढ़क सकता है, और भी मैं इसके नजदीक लूँ तो ये इस प्रकार से लुढ़क सकता है, और इसका केंद्र कौन सा होगा, जिसमें मैंने प्रकार दे रखा है ये वाला केंद्र होगा। तो लुढ़कने वाला बिंदु है, इसका केंद्र कहाँ है, अगर अपन बोर्ड पे देखें तो यदि ये लुढ़केगा तो इसका केंद्र इस प्रकार से डॉट 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 करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो मैं इस मार्कर से निशान लगा दूं, जैसे ये लुढ़केगा तो यहाँ पर केंद्र होगा, फिर यहाँ गया, फिर इसका ये केंद्र यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इसका मतलब अपन खींचे तो क्या बनाए, इन सब बिंदुओं को मिलाए तो क्या मिलता है, एक रेखा मिलती है। तो आप लोग समझ सकते हो नीचे वाला तो हो गया अपना समतल। अब ये रेखा इससे बराबर दूरी पर स्थित है क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, समतल के समांतर रेखा। भाई ये समतल है, इसके समांतर ये वाली रेखा अपन ने खींच दी, तो समतल के समांतर रेखा कैसे बनी मैंने आप लोगों को अभी समझाया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें मुश्किल से आपको 10-11 प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन 100% एक नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला का 8वां नंबर का प्रश्न है, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। तो घड़ी आप लोग जानते हैं ये वाली घड़ी होती है। अब घड़ी भी दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल घड़ी रहती है और एक घड़ी ऐसी रहती है जिसमें एक पेंडुलम लटका रहता है, अर्थात एक इस तरीके का सुई सी नीचे लटकी रहती है, उसको बोलते हैं अपन पेंडुलम। घड़ी तो ऊपर रह जाती है अपनी और उसके नीचे एक पेंडुलम और लटका रहता है। तो पेंडुलम ऐसा रहता है धागे के जैसा, मान सकते हैं नीचे से इस तरीके से गोल गोल रहता है। अब यदि ये पेंडुलम हिलेगा तो ये इधर से स्थिति इधर आ जाएगी, इधर से स्थिति इधर आ जाएगी, अर्थात ये इस तरीके से हिलता रहता है। पेंडुलम वाली घड़ी कई बच्चों ने देखी है, कई बच्चों ने नहीं भी देखी है। तो आप लोग देख सकते हो, चाहे आप मोबाइल वगैरह पे कहीं पर भी देख लेना, पेंडुलम वाली घड़ी इस प्रकार रहती है, ये इसका पेंडुलम रहता है। तो यहाँ से चल करके इधर आएगा, फिर इधर से चल करके इधर जाएगा। तो आप लोग देखते हो भाई ये इधर से इधर जब स्थिति बदलेगा तो जो ये सब बिंदु हैं इनको मिलाएंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये भाई आपको ये एक चाप नज़र आ रहा है, अर्थात इन सभी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और वृत्त का हिस्सा है कोई भी, वो चाप कहलाता है। कई बच्चों को ये भी दिक्कत आती है, चाप होता है क्या, चाप बेटा वो होता है जैसे प्रकार में अपन ने पेंसिल को लगा दिया और फिर इससे घुमा दिया, अपन ने इस प्रकार से पेंसिल लगा घुमा दिया, तो ये जो भी काटता है वो चाप होता है। इसमें पेंसिल लगा दूँ, पेंसिल से घुमाऊंगा तो ये क्या काटेगा, एक चाप काटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा एक वृत्त चाप। ये संभावित एग्जाम 2020 का है, अर्थात अब जो 2020 में एग्जाम होगी उसके लिए ये संभावित प्रश्न है, पूछा जा सकता है एक नंबर में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। इसका आंसर क्या होगा, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ एक वृत्त चाप होगा, एक वृत्त चाप होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी बिंदु पथ के प्रश्न लेते हैं अभी। जैसे अपन से पूछा जाए दो समांतर रेखाएं एल और एम लीजिए। जैसे अपने जो पाठ की शुरुआत होती है पेज नंबर 141 उस पर है प्रश्न। ए नंबर अपन ने करवा दिया और बी है ये क्या है भाई, दो समांतर रेखाएं हैं।
एक समांतर रेखा L, दूसरी M। अब आपसे ये पूछा है भाई दोनों समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। तो आप लोग देख रहे हो भाई जो समांतर रेखा है तो इस रेखा समान दूरी पर इससे भी अर्थात इससे यदि किसी बिंदु की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली रेखा से उस बिंदु की दूरी 3 ही होनी चाहिए, तभी तो समान दूरी पर होगा। इसी प्रकार से अपन बिंदु लेंगे तो दोनों रेखाओं बिल्कुल बीचों बीचों मिलेंगे वो बिंदु, और उन बिंदुओं को यदि मिलाएंगे अपन तो आपको एक रेखा बनती नजर आएगी। और ये भी आपको नजर आया भाई ये इसके समांतर है तो ये बीच वाली रेखा भी दोनों रेखाओं के समांतर होगी। तो अपन इस प्रश्न का आंसर दे देंगे उन बिंदुओं को मिलाने पर इन दोनों रेखाओं के एक समांतर रेखा प्राप्त होगी। तो देखिए बी नंबर पॉइंट उसको पढ़ सकते हैं। दो समांतर रेखा L और M लीजिए, उन सभी बिंदुओं पर विचार कीजिए L और M से समान दूरी पर है। उन बिंदुओं से N रेखा बनती है जो L और M से समांतर व उनसे समान दूरी पर स्थित है। अर्थात दो समांतर रेखाओं L और M से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ होगा इन दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा जो दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित है। अर्थात L और M से समान दूरी पर स्थित रेखा N है, तो आंसर हो जाएगा दोनों रेखाओं के समांतर एक रेखा जो L और M दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एक रेखा मान लीजिए अभी यहाँ तक तो दो रेखाएं थी, अब एक ही रेखा होती, माना कि ये रेखा है और आपसे पूछा जाए भाई इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। अगर सिंगल रेखा है तो आप लोग जानते हो इस रेखा से ऊपर की तरफ भी माना कि 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु हो सकते हैं और इस रेखा से नीचे की तरफ भी 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु हो सकते हैं। ये भी 3 मीटर की या 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रेखा के ऊपर भी एक रेखा, इस रेखा के नीचे भी एक रेखा। इसका मतलब किसी दी हुई एक रेखा के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, इस रेखा के समांतर दो रेखाएं दोनों ओर, इसको M कह दो इसको N कह दो, दोनों ओर स्थित दो समांतर रेखाएं। तो ये अपना C नंबर पॉइंट है अपनी किताब में 141 नंबर पेज पर। तो रेखा L के समांतर व इससे कोई भी दूरी निश्चित दूरी ले लो, L के समांतर व D दूरी पर स्थित दो रेखाएं, इसी रेखा L के समांतर व इससे समान दूरी D पर स्थित दो समांतर रेखाएं, इसका आंसर हो जाएगा। इसी नंबर पॉइंट पर पढ़ लेते हैं। अब देखिए, अब ये रेखाएं समांतर हैं और ये एक सिंगल रेखा है, और अब यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, वो अपनी किताब की प्रमेय नंबर 10.2 है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताइए। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है, एक रेखा ये और एक रेखा ये रेखा L कह दो, ये रेखा M कह दो। अब आपसे पूछ रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर 10.2, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ बताइए। तो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ अपन को बताना है। तो देखिए भाई ये रेखा L है, ये M है। इस रेखा से दोनों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। इधर की तरफ भी हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है, एक बिंदु यहाँ हो सकता है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं माना कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों रेखा समान दूरी पर स्थित बिंदु है। इन सभी को यदि मिलाएं तो आपको एक रेखा बनती नजर आ रही है जो O बिंदु से गुजर रही है। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं भाई ये वाला जो कोण बना है, इस कोण का अर्धक खींच दिया, इस वाले कोण का है इसका भी समद्विभाजक खींच दिया, अर्थात इस कोण को बराबर दो भागों में बांटने वाली ये रेखा खींच दी। अब आप लोग कहोगे गुरुजी
आपने बिंदु यहाँ लिया है तो बिंदु तो यहाँ भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बिंदु यहाँ भी हो सकता है। और जब बिंदु यहाँ होगा तो इनको मिलाएंगे तो आपको एक रेखा मिलेगी। इसका मतलब इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर स्थित यदि बिंदु पथ चाहिए तो अपन को ये दो रेखाएं प्राप्त होंगी। और ये दो रेखाएं कब प्राप्त होंगी? जब इन दोनों कोणों का समद्विभाजक करेगी तो ये रेखा, और इस वाले कोण का समद्विभाजक करेगी तो ये रेखा। इसका मतलब अपन इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उन रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म क्या लिखेंगे? उन दोनों रेखाओं से बने कोणों के समद्विभाजकों का युग्म। युग्म क्यों लिखा है? क्योंकि दो हैं समद्विभाजक, एक तो ये भी समद्विभाजक है, दूसरा ये भी समद्विभाजक है। तो दोनों रेखाओं से बने कोण हैं के समद्विभाजकों का युग्म अर्थात जोड़ा। युग्म का मतलब जोड़ा। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अपन। ये प्रमेय नंबर 10.2 है अपनी किताब की, इम्पोर्टेंट है इस साल की दृष्टि से। दो प्रश्न मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं, एक तो ये बताया है, एक घड़ी के पेंडुलम वाला बताया है। अब है अब त्रिभुज के बारे में अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, और भी प्रश्न बनते हैं त्रिभुज के ऊपर बिंदु पथ के। तो आप लोगों से मैं पूछूं कि भाई एक ही रेखा पर ये स्थित बिंदु है, माना कि एक बिंदु ए ये है, बी ये है और सी ये है। क्या इन तीनों बिंदुओं से आप त्रिभुज बना सकते हो क्या? ये नहीं बन सकता। भाई जब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हो तो त्रिभुज कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। और यदि दो बिंदु एक रेखा पर हैं और एक बिंदु थोड़ा हटकर है तो क्या त्रिभुज बन जाएगा? कि हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो कौन सा त्रिभुज बना है? ऐसे इस तरीके से बना। तो आप लोगों ने क्या समझा? भाई तीनों बिंदु यदि एक ही रेखा पर हैं अर्थात समरेख, और ये है असमरेख, तो यदि बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति में त्रिभुज बन जाएगा। तो असमरेख बिंदु कह दो या तीन बिंदु त्रिभुज के शीर्ष के दो, बात तो बराबर हुई। तो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस बात को अपन लेते हैं। देखो अब त्रिभुज के परिकेंद्र अंतःकेंद्र के बारे में अपन सीखेंगे। परिकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र क्या होता है, और लंब केंद्र क्या होता है। ये त्रिभुज के केंद्र हैं, परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, और चौथा है गुरुत्व केंद्र। और इसको अपन केंद्रक भी कहते हैं। इनके बारे में अपन अब चर्चा करेंगे और कैसे कैसे इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं त्रिभुज की, क्योंकि सभी त्रिभुज में होते हैं। अब कहाँ पर होते हैं, कैसे बनते हैं, वो बातों के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। माना ये त्रिभुज ABC है और तीनों बिंदु कैसे हैं, असमरेख हैं। अब यदि मैं इस भुजा का अर्धक कर दूं, अर्थात इस भुजा को बराबर दो भागों में इस तरीके इस प्रकार से बांट दूं, आप लोग जानते हो, नवी क्लास में आप सीख चुके हो अर्धक कैसे करते हैं। इस भुजा का भी मैं अर्धक कर दूं और इस भुजा का मैं अर्धक कर दूं। हालांकि दो के अर्धक से ही जो बिंदु अपन को मिलता है वही अपना परिकेंद्र हो जाता है। बाकी अपन इस भुजा का भी अर्धक कर लो। तो तीनों भुजाओं के जब अपन अर्धक करते हैं तो ये तीनों बिंदु एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों भुजाओं जो अर्धक है एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अर्थात ये बिंदु क्या होता है, ये संगामी होता है। अर्थात ये जो अर्धक है ये क्या होता है, संगामी होते हैं। अर्थात तीनों का संगमन बिंदु होता है।
तो देखिए आप लोग, भुजाओं का अर्धक किया, अपन को एक बिंदु मिल गया, माना कि बिंदु ओ मिल गया। अब इस बिंदु पर यदि मैं प्रकार रखूं, जैसे इस बिंदु पर मैं प्रकार रख दिया मैंने, और इस तरीके से यहाँ पेंसिल रखूं, तो यदि मैं एक चाप खींचूं तो आपको क्या नजर आएगा भाई, इस तरीके से एक वृत्त बनता हुआ नजर आएगा। और वो वृत्त ऐसा बनेगा कि ये तीनों शीर्षों से होकर के गुजरेगा। कैसा वृत्त बनेगा? त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं ए बी सी, तीनों से होकर के गुजरेगा। और ये वाला जो केंद्र है ये कहलाता है बेटा परिकेंद्र। क्या कहलाता है? ये परिकेंद्र। और जो ये वृत्त है इसको कहते हैं अपन परिवृत्त। परिवृत्त अर्थात त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर के गुजरने वाला वृत्त परिवृत्त कहलाता है। और उसका केंद्र है वो परिकेंद्र होता है। और वो परिकेंद्र कैसे प्राप्त अपन कर सकते हैं? भुजाओं का अर्धक करके, जहाँ पर अर्धक मिले अर्थात अर्धक संगामी हो, वो वाला बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो इसी के ऊपर अपनी प्रश्न भी है और प्रमेय भी है। तो आप लोग प्रमेय नंबर 10.3 है, परिकेंद्र से संबंधित प्रमेय है अपनी 10.3। 10.3 नंबर प्रमेय क्या है? इसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे अपन ने, ये वाले, ये संगामी होते हैं। और फिर लास्ट में इसका रिजल्ट लिख रखा है, परिकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। लंब समद्विभाजकों का संगमन बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। इसके ऊपर प्रश्न है, एक तो 10.1 का चौथा नंबर का तीसरा नंबर का प्रश्न है। 10.1 क्वेश्चन नंबर 3, और ये है अपना 3 असंरेख बिंदुओं ए बी और सी से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा? 3 असंरेख बिंदुओं ए बी व सी से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बताइए। तो आप लोग देख रहे हो तीनों बिंदु ए बी सी असंरेख है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इनसे समान दूरी पर बिंदु ये है, क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या हमेशा जैसे ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। तीनों बिंदु समान दूरी पर स्थित कौन सा बिंदु है? ये वाला। और इसको अपन क्या कहते हैं बेटा? परिकेंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा परिकेंद्र। क्या हो जाएगा? इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाले त्रिभुज का परिकेंद्र या त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है अपनी विविध प्रश्नमाला 10 में, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। इसी प्रश्न को अपन इस भाषा में लिख सकते हैं, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। ये भी इस प्रश्न को कह सकते हैं। 3 असंरेख बिंदुओं ए बी सी से समदूरस्थ कह दो, या त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ कह दो, बात एक ही है। चाहे यहां से प्रश्न को ये कह दो चाहे ये कह दो, बात एक ही है। तो आंसर क्या आएगा इसका? परिकेंद्र। तो त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र तीनों जो शीर्ष हैं इनसे समान दूरी पर स्थित होता है। अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, और आप लोग पढ़िए उसको किताब खोल के। त्रिभुज के तीनों शीर्षों एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ बताइए। तो बात वही है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, या तीनों शब्द और लगा दो बल्ली, क्योंकि त्रिभुज में वैसे 3 ही शीर्ष होते हैं, ये तो अपन लोग जानते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? परिकेंद्र। तो परिकेंद्र के बारे में आप लोगों ने सीख लिया, और परिकेंद्र से संबंधित प्रश्न है वो भी आप लोगों ने सीख लिए। अब अपन को ऐसा केंद्र चाहिए जो भुजाओं से समान दूरी पर स्थित हो, तो वो कैसे निकालेंगे देखिए। 10.2 का ये पहला प्रश्न है, इसमें भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ अपन से पूछा है, तो कैसे निकालेंगे।
अर्थात अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र अपन ने पढ़ ही लिया। ये बेटा त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। अंतः केंद्र इसका मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है। अंतः मतलब अंदर की तरफ, और क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो अंदर की तरफ वृत्त बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, केंद्र चाहिए। और केंद्र कहाँ से मिलेगा अपन को, इस तरीके से अपन को वृत्त बनाना है। तो ये अंदर जब वृत्त बनेगा तो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहेगा इसका केंद्र, अर्थात तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा अंदर से। लेकिन वृत्त बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, केंद्र चाहिए। अब केंद्र प्राप्त कैसे होगा, तो अंतः केंद्र के लिए, अंतः वृत्त के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, जो ये कोण है इनका समद्विभाजन करना पड़ेगा, अर्थात इन कोणों का अर्धक खींचना पड़ेगा। तो आप लोग तो जानते ही कोणों का अर्धक खींचना इस तरीके से, इस कोण का अर्धक खींचा, इस कोण का अर्धक खींचा, इस तरीके से कोण का अर्धक करना जानते ही हो। जिन्होंने प्रकार पेंसिल से कोण बनाना सीख रखे हैं तो वो अर्धक करना भी जानते हैं। जिस पहले 60 का कोण बना, फिर इसका अर्धक करते हुए 30 का बना, ऐसे आप लोग जानते हो। और देखिए जब इन कोणों का अर्धक करेंगे तो ये सभी अर्धक है वो संगामी होंगे। संगामी होंगे तो जहां पर मिलेंगे उस वाले बिंदु को कहेंगे अपन अंतः केंद्र। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। और इस बिंदु पर यदि प्रकार रख करके अपन कोई वृत्त बनाए, जिस प्रकार की नोक में यहाँ पर रख दूं और कोई वृत्त यदि मैं खींचूं इस प्रकार से, तो वो वृत्त है वो तीनों इनसे समान दूरी पर स्थित होगा, अर्थात तीनों भुजाएं उनको अंदर से स्पर्श करता हुआ वृत्त बनेगा। इस तरीके से वृत्त बनेगा और इस वृत्त को कहेंगे अंतः वृत्त। क्या कहेंगे इसको, अंतः वृत्त। और केंद्र को कहेंगे अंतः केंद्र। क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र है ये इस भुजा से भी, इस भुजा से भी, इस भुजा, तीनों भुजाओं से माना कि 3-3 सेंटीमीटर है तो समान दूरी पर होगा। तो प्रश्न अपन से पूछा जाए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ बताइए। तो समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, तीनों भुजाओं से वो होगा अंतः केंद्र होगा। आंसर क्या आएगा, अंतः केंद्र। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो त्रिभुज का परिकेंद्र समझ लिया आप लोगों ने, अंतः केंद्र समझ लिया। अब है त्रिभुज का लंब केंद्र। क्या है अब त्रिभुज का लंब केंद्र, तो देखिए लंब केंद्र क्या होता है। माना कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, तो लंब केंद्र होगा ये A शीर्ष है, इसके सामने वाली भुजा है BC। इस A शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि मैं लंब डाल दूं, लंब डाल दिया। इस B शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं यदि लंब डाल दूं, C शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मैं लंब डाल दूं, सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है ये वाला AD, इसको कह दो। अब ये तीनों लंब है जहां पर मिलेंगे, तीनों लंब जहां पर मिलेंगे तो वो वाला बिंदु है वो कहलाएगा लंब केंद्र। क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। क्या कहलाएगा, लंब केंद्र। अब किस त्रिभुज में कहाँ पर स्थित होता है लंब केंद्र, उसकी अलग अलग कंडीशंस होती है। लेकिन एक प्रश्न है अपने विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 7, विविध का क्वेश्चन नंबर 7, उसको आप लोग पढ़िए। वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है, वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष होता है। ऐसा कौन सा त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, तो ऐसा त्रिभुज होगा बेटा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कैसे होगा, देखिए माना कि ये समकोण त्रिभुज है, तो इस A से BC भुजा पर जो लंब डाला था आप लोगों को पता है 90 डिग्री कोण है। C से यदि इस AB भुजा पर लंब डाला तो आपको पता है
कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण, अर्थात सी से इस पर लंब डाला तो ये वाला, इससे इस पर लंब डाला तो ये वाला, दोनों लंब यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इससे यदि इस पर लंब डालेंगे तो वो भी यहाँ पर मिलेगा, अर्थात इस समकोण बिंदु पर जो शीर्ष है वो इसका लंब केंद्र कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष होता है या समकोण वाला शीर्ष होता है तो वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। तो इसका जो आंसर क्या लिखेंगे अपन, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से आप लोगों ने परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र के बारे में सीखा। भाई क्या ये होते हैं, एक तो होता है लंब समद्विभाजक, एक होता है लंब डालना। दोनों चीजों में अंतर है, भाई ध्यान रखना। जैसे ये वाला त्रिभुज अगर इस प्रकार से होता और भी मैं मानूं ऐसा त्रिभुज होता तो इस शीर्ष से यदि इस भुजा पर लंब यदि डालेंगे तो इस प्रकार का लंब डलेगा, इससे बिल्कुल 90 डिग्री कोण बनाता हुआ। लेकिन यदि इसका लंब अर्धक खींचेंगे अर्थात बीचों बीच में से, तो ये बीचों बीच में से यहाँ से होकर के गुजरेगा लंब अर्धक, तो ये इसका अर्धक है, ये बीचों बीच में होकर गुजरता है। जब लंब डालते हैं तो ये जरूरी नहीं ये वाला बिंदु बिल्कुल बीचों बीच में, लंब अर्धक में तो बीचों बीच में होगा, और जब लंब डालते हैं तो वो इससे हट करके होगा, जरूर नहीं हो बीचों बीच में हो। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये लंब अर्धक होता है और ये सामने वाली शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब होता है। तो इसमें अपन ने लंब डाला है, न कि लंब अर्धक किया है। लंब अर्धक में लंब भी होना चाहिए और भुजा के बीचों बीच में से वो रेखा गुजरनी चाहिए, शीर्ष में होकर गुजरना आवश्यक नहीं है। तो आप लोग सीखे। अब है अगला गुरुत्व केंद्र या त्रिभुज का केंद्रक। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट यही है जो अब अपन पढ़ेंगे, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न इसी से ही रिलेटेड पूछा जाता है। तब देखिए इसके बारे में विस्तृत अपन चर्चा करेंगे। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्र के बारे में सीखने से पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा माध्यिका के बारे में। किसके बारे में सीखना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूं, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। अब केंद्रक सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा भाई माध्यिका क्या होती है। माध्यिका तो देखो माध्यिका क्या होती है, ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये सामने वाला शीर्ष है, ये सामने वाली भुजा है। इस भुजा के मध्य बिंदु को, इस भुजा के मध्य बिंदु को यदि इसके शीर्ष से मिला दें, मध्य बिंदु को इसके शीर्ष से मिला दें तो ये वाली जो रेखा है ये कहलाती है इसकी माध्यिका। ये त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका। मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाना है अपन को, अर्धक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बढ़ना कोई भी आवश्यक नहीं है। अपना माना कि ये त्रिभुज इस प्रकार से होता, तो आप लोग बताइए भाई इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो अपन को माध्यिका ये होगी कि नहीं होगी, इसके मध्य बिंदु को मिलाना है अपन को। तो ये 3 है, ये 3 है। अब ये वाला कोण आपको 90 डिग्री का नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोग क्या सीखे, अपन का उद्देश्य केवल इस भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाना है। अपन को लंब अर्धक भी नहीं करना है और इस जगह पर 90 डिग्री कोण की अपेक्षा भी नहीं करनी है। केवल अपना उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, इस वाले शीर्ष को सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु से मिलाना। अर्थात ये भुजा 3 है तो डी से सी तक की दूरी भी 3 होगी, ये माध्यिका होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे भाई त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, तो माध्यिका भी 3 ही होंगी। तब इस भुजा को यदि बी शीर्ष को सामने वाली भुजा के यदि मध्य बिंदु से मिला दिया जाए तो ये भी दूसरी माध्यिका हो जाएगी। और यदि इस वाले शीर्ष को इस भुजा ए बी है इससे यदि मिला दिया जाए
तो ये वाली भी माध्यिका हो जाती है। इसका मतलब एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो जाती हैं। और ये माध्यिकाएं हैं तीनों, ये होती है संगामी। संगामी मतलब तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, और इस वाले बिंदु को अपन कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं इसको? अपन केंद्रक कहते हैं। इसी को ही अपन गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए, यही केंद्रक है। और इसको अपन जी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? अपन जी से व्यक्त करते हैं। अब ये बात तो आप लोग सीख गए भाई, माध्यिका ये होती है, केंद्रक ये होता है। लेकिन माध्यिका और केंद्रकों के बीच में कुछ रिलेशन होता है, और वो है अपनी प्रमेय है। और प्रमेय है प्रमेय नंबर 10.6। प्रमेय नंबर 10.6। और वो क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं, और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। अर्थात त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है, जिसको कहते हैं अपन केंद्रक। और ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। किसमें? 2:1 में। तो अपन कह सकते हैं केंद्र को माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ये मेन बात है अपने सीखने की। अब 2:1 विभाजित कैसे करता है भाई? आप लोग गुरुजी इस 2 को अपन इधर लें, इधर 1 लें, या फिर 2 को ऊपर लें, इधर 1 लें, ये आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जिधर की तरफ शीर्ष है उधर की तरफ 2 है। इधर शीर्ष है तो ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 1 होगा। इधर ये शीर्ष है तो ये वाला हिस्सा 2 होगा, और ये वाला हिस्सा 1 होगा। तो आपको कंफ्यूज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये माध्यिका है और ये इसका केंद्रक है, तो ये ऊपर वाला टुकड़ा 2 होगा, नीचे वाला टुकड़ा 1 होगा। तो ये अपनी प्रमेय है, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अब इससे संबंधित प्रश्न है वो 3 नंबर में पूछा जाता है। 2018 परीक्षा में भी इससे संबंधित ही प्रश्न पूछा गया था। तो अपन चलते हैं उसी की तरफ। फिर इससे संबंधित प्रश्नों को सिद्ध भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1। इस चैप्टर्स के लिए आपको मात्र 2 क्लास लेनी पड़ेंगी, और यदि आवश्यक हुआ तो मैं तीसरी क्लास भी डालूंगा। बाकी 2 क्लासों में आपके आराम से 4 नंबर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है अपना, मैं लिख देता हूँ उसको पूरे को। त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G से गुजरती हैं। AD, BE व CF बिंदु G से गुजरती हैं। ये 2018 बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था इसी प्रकार का। 10.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था 2018 में, उसी से संबंधित ये उदाहरण है। बिंदु G से गुजरती है। AG बराबर 6 सेंटीमीटर, AG बराबर 6 सेंटीमीटर, BE बराबर 12.6 सेंटीमीटर, और FG बराबर 3 सेंटीमीटर। हो तो AD, GE और GC ज्ञात कीजिए। और GC ज्ञात कीजिए। ये अपनी किताब का उदाहरण है।
तो बहुत ही सिंपल है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। भाई सबसे पहले तो अपन को त्रिभुज दे रखा है, तो ये त्रिभुज बना लो। ये त्रिभुज एबीसी है, माध्यिका बनानी है इसकी एडी, तो एडी बना लो। तो सबसे पहले अपन एक ही माध्यिका पर विचार करते हैं, और भी यदि बीई बनानी है तो बीई और बना लो। ये लो, ये सीएफ बना लो। ये तीनों जहां पर मिलते हैं, ये वाला केंद्र है अपना जी, गुरुत्व केंद्र जी। अब देखिए अपन को ज्ञात करना है ये, और दे रखा है ये, और क्या क्या दे रखा है अपन को। ए जी बराबर 6, बीई बराबर 12.6 और एफ जी बराबर 3। और ज्ञात करना है अपन को, एडी ज्ञात करना है, जीई ज्ञात करना है और जीसी ज्ञात करना है। ये अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले अपन एक माध्यिका को लेते हैं एडी को। ये माध्यिका है अपनी एडी, यहाँ पर ये बिंदु जी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, तो जी से डी तक की जो दूरी है ये वाली 1 होगी। जब ये वाली दूरी 2 है और ये 1 है, तो आप लोग देख सकते हैं टोटल है ये कितनी होगी, 3 होगी। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। भाई माना कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, जैसे इस मार्कर को ले लो, ये 2 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, और टोटल मिलाकर के 2 और 1 कितना होगा, 3 सेंटीमीटर का। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, यदि ए से लेके, ध्यान से समझना, जी तक की दूरी और जी से लेके डी तक की दूरी और टोटल ए से लेके डी तक की दूरी, अर्थात ए जी, जी डी और ए डी, ये यदि 2 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 1 है, और ये टोटल कितनी हो गई, फिर 3 हो गई। तो तीनों का अपन का अनुपात हो जाता है ये। तो अब अपन को क्या ज्ञात करना है इन तीनों में से। भाई तीनों का रेशो तो अपन जानते ही है, क्योंकि ये बात अपन जानते हैं, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, टोटल ये 3 हो गई, और तीनों का फिर अनुपात अपन ने लिख लिया। अब इन तीनों में से कोई सी भी एक लंबाई आपको दी हुई मिलेगी। जैसे बताओ इन तीनों में से कौन सी मिल रही है आपको, एजी मिल रही है, मिल रही है कि नहीं मिल रही है एजी। तो एजी कितनी मिल रही है अपन को, 6 सेंटीमीटर। ये 2 इसका अनुपात है, इसकी एग्जैक्ट लंबाई 6 दे रखी है अपन को। अनुपात में लंबाई में अंतर होता है, आप लोग जानते ही हो। तो इसकी एजी की लंबाई कितनी दे रखी है अपन को, 6। ये भी दी हुई मिल सकती है, ये भी मिल सकती है, तीनों में से कोई सी भी दी हुई मिल सकती है। तीनों में से कोई सी भी अपन से पूछ सकता है, ये दी हुई है तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। तो बड़ा ही आसान है इसको निकालना। कैसे निकालेंगे, जैसे पूछा क्या है, ये तो दे रखी है, एडी अपन से पूछ रहा है, एडी अपन से पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है, तो एडी की लंबाई बराबर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एजी। तो एजी बटे एजी का अनुपात, एजी का अनुपात गुना, ज्ञात क्या करना है, एडी ज्ञात करना है, तो उसी अनुपात से गुणा करना होगा, एडी का अनुपात से गुणा करना पड़ेगा। वापस समझो, जो अपन को ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है, तो एडी की लंबाई बराबर जो दे रखा है, क्या दे रखा है, एजी दे रखा है, तो एजी लिखेंगे, एजी के नीचे एजी का अनुपात लिखेंगे, और गुणा जो ज्ञात करवा रहा है, एडी ज्ञात करवा है, तो एडी के ही अनुपात से गुणा करेंगे। देखो कैसे, एजी की लंबाई 6 है तो 6 लिख दी, एजी का अनुपात 2 है तो बटे में 2 लिख दिया, और ए डी का अनुपात कितना है, तो एडी का अनुपात 3 है तो 3 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9 सेंटीमीटर है ना। बिल्कुल है जी, बहुत जी है। आगे देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं। ये लो, इसको भी अपन साफ कर देते हैं, ये लो इसको भी साफ कर देते हैं। अब बारी आती है अपनी बीई की।
इसकी, तो बीई और जीई, तो बीई देखिए बीई ये वाली, तो बीई ये वाली माध्यिका है, तो मैं इसको थोड़ा अलग बना दूँ, ये बी और ये ई, और ये बिंदु जी है। तो आप लोग जानते हैं ये वाली 2, ये वाला हिस्सा 1 और ये टोटल हिस्सा 3। तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, बी जी अनुपात जी ई अनुपात टोटल बी ई, ये वाला बी जी जी ई और टोटल बी ई। तो आप लोग बताइए, बी जी है 2, जी ई कितना है 1 और बी ई कितना है 3। तो जान गए आप लोग इस बात को। अब देखिए इन तीनों में से एक दिया हुआ मिलेगा, कौन सा दे रखा है बताइए आप, बीई दे रखा है, बीई अपन को दे रखा है, तो यहाँ जो दे रखा है वो यहाँ लिखेंगे, बीई दे रखा है, यहाँ भी वही लिखेंगे। और ज्ञात क्या करवा रहा है, इन तीनों में से ही ज्ञात कर रहा है, कौन सा ज्ञात कर रहा है, जीई ज्ञात कर रहा है, ये जीई ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जीई की लंबाई, जीई की लंबाई बराबर बीई बटे बीई का अनुपात गुना जीई। अर्थात यहाँ दोनों तो जो अपन को दे रखा है वो लिखना है, यहाँ दोनों जो अपन ज्ञात करना है वो लिखना है, बराबर बीई कितना दे रखा है अपन को 12.6, बीई का अनुपात कितना दे रखा है अपन को 3 दे रखा है, गुणा जीई क्या दे रखा है अपन को, जीई का अनुपात 1 दे रखा है, 1 से गुणा करो, 3 का भाग दिया, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6, 4.2 को 1 से गुणा किया तो 4.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से अपन इसकी जीई की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों टुकड़ों में से एक दिया हुआ मिलेगा, एक ज्ञात करवाना है, ये 100% आप समझ लेना। तो ये बी वाला किस्सा खत्म। ये लो, अब देखिए अगला है एफ जी और जी सी। तो एफ जी ये वाला, ये सी एफ माध्यिका है, ये जी बिंदु है, तो इनमें तीनों कौन से हो गए, तो एफ जी अनुपात जी सी अनुपात एफ सी। तो एफ जी ये अनुपात हो गया कितना, केंद्र की तरफ ये वाला टुकड़ा जी सी कितना हो गया 2 हो गया, ये 1 हो गया भाई, जिधर की तरफ केंद्र है उधर की तरफ 2, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो जो एफ जी का अनुपात है वो 1 हो गया, अनुपात जी सी का अनुपात है वो 2 हो गया, और टोटल एफ सी है वो हो गया 3। अपन क्या पूछा है, जी सी पूछा है, तो जी सी बराबर, जी सी ज्ञात करना है तो गुणा भी अल्टीमेटली जी सी के अनुपात से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों जगह तो जी सी हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा, जो अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है अपन को, एफ जी दे रखा है, तो यहाँ भी एफ जी आ जाएगा, नीचे भी एफ जी का अनुपात आ जाएगा। एफ जी की लंबाई कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, एफ जी का अनुपात 1 दे रखा है, गुना जी सी का अनुपात देखिए, जी सी का अनुपात 2 दे रखा है, 2 से गुणा कीजिए, तो जी सी का मान कितना आ गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से जी सी की वैल्यू पर निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने देखा भाई, इनमें से कोई सी भी लंबाई अपन को दे दे तो अपन बची हुई जो लंबाई है उनको ज्ञात कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार का जो प्रश्न है 10.2 का दूसरा नंबर प्रश्न है, मैं करवा देता हूं, उसको थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके। और ये बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। और ये प्रश्न वही है, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी बीई सी एफ बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, सेम उसी प्रकार का है, पिछले सवाल में जैसा है। ये त्रिभुज ए बी सी
ये माध्यिकाएं हैं DEF। पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। AG बराबर 6 सेंटीमीटर क्या दे रखा है अपन को, AG बराबर 6 सेंटीमीटर, ये बिंदु G हो गया अपना। AG बराबर 6, BE बराबर 9 सेंटीमीटर और GF बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ये तीन तो दे रखी है और तीन अपन से पूछा है, क्या पूछा है, GD, एक तो पूछा है GD, एक पूछा है BG और एक पूछा है अपन को CF। तो ये तो तीनों अपन को ज्ञात करने हैं और ये अपन को दे रखा है। प्रश्न है त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं बिंदु G पर मिलती हैं, ये लंबाइयां दे रखी हैं, तो ये लंबाइयां ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन AG की ही बात करते हैं। तो AG कहाँ पर है, AG यहाँ पर है, तो इस पर AG है, तो ये वाली माध्यिका को अलग कर लेते हैं अपन AD को। बिंदु G यहाँ पर है, तो आप लोग जानते हैं ये 2 है, ये 1 है और ये टोटल कितनी हो गई 3। तो वही तरीका है अपना AG अनुपात GD अनुपात AD। AG की दूरी है कितनी 2, GD की दूरी है 1 और टोटल AD की दूरी है 3। अब दे अपन को रखा है AG और ज्ञात क्या करवा रहा है अपन को, GD ज्ञात करवा रहा है। तो अपन जानते हैं भाई GD की लंबाई क्या होगी, GD बराबर जो दे रखा है AG बटे अनुपात भी AG का, पिछले सवाल में किया है, बहुत ही आसान है। गुणा ज्ञात क्या करना है GD, तो अनुपात भी GD का। AG कितना है 6 दे रखा है, तो अनुपात कितना है इसका 2 दे रखा है, 2 का भाग दे दो। गुणा GD का अनुपात कितना है 1 है, तो 1 से गुणा कर दो। इसमें इसका भाग दिया 3 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3 सेंटीमीटर। तो जो GD की लंबाई कितनी आ गई अपनी 3 सेंटीमीटर। अगर GD की 3 आ गई और AG की 6 दे रखी है, ये 3 आ गई, टोटल यदि पूछे अपन से तो 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में आता है अपना BG। तो देखिए पहला खत्म, अगला है क्या दे रखा है BE दे रखा है। तो BE कहाँ पर है, BE अर्थात ये टोटल BE, तो ये B और ये E यहाँ पर है बिंदु G, ये 2 है, ये 1 है, ये टोटल 3 हो गई। तो अपन देख सकते हैं BG अनुपात GE अनुपात BE, BG अनुपात GE अनुपात BE, तो ये 2 अनुपात 1 अनुपात 3, ये टोटल 2, ये 1 है, ये टोटल 3। ज्ञात क्या करना है अपन को, इनमें से देखो क्या दे रखा है BE दे रखा है, ये वाला दिया हुआ है, और ज्ञात क्या करना है अपन को BG, ये वाला ज्ञात करना है अपन को। तो जो दे रखा है उसको इधर, जो ज्ञात करना है इधर, तो BG बराबर BE दे रखा है तो ऊपर लिखेंगे BE और नीचे लिखेंगे BE का अनुपात। ज्ञात क्या करना है BG, तो गुणा किससे कर लेंगे BG के अनुपात से। BE कितना दे रखा है 9 दे रखा है, BE का अनुपात कितना दे रखा है अपना 3 दे रखा है, और BG का अनुपात क्या दे रखा है अपन को 2 दे रखा है। तो 3 3 9 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 सेंटीमीटर। तो जो BG की दूरी है वो आ गई अपनी 6 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। आगे GF, तो GF देखिए, GF अर्थात कौन सी वाली माध्यिका लेनी है अपन को, ये वाली माध्यिका लेनी है CF वाली। अब यहाँ पर बिंदु G है और केंद्र की तरफ क्या होता है, वो शीर्ष की तरफ क्या होता है 2, दूसरी तरफ होता है 1, टोटल कितना हो गया 3। तो अपन क्या कह सकते हैं GF अनुपात GC अनुपात FC। GF
अनुपात GC अनुपात FC। तो GF 1 दे रखा है, GC 2 दे रखा है और FC कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आप लोग ये मत रटना भाई इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है, या फिर इधर 1 2 3 ऐसे रटना नहीं है। जिधर की तरफ शीर्ष है उधर की तरफ ऑलवेज 2 अनुपात होगा और दूसरी तरफ 1 अनुपात होगा। आप लोग चाहें तो उसको GC को यदि पहले लिखोगे तो GC अनुपात GF अनुपात FC, तो 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। कहीं ये मत सोचना भाई ये फिक्स है ऊपर का, ऐसा नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ज्ञात दे क्या रखा है अपन को, GF दे रखा है। ज्ञात क्या करवाना है, CF ज्ञात करना है। तो जो CF और FC में कोई अंतर है क्या, नहीं है। तो CF बराबर क्या दे रखा है अपन को, GF। तो GF बटे GF का ही अनुपात। ज्ञात करना है CF तो CF का अनुपात। GF दे रखा है अपन को कितना दे रखा है, 4.5। GF का अनुपात कितना दे रखा है, 1 गुणा CF का अनुपात क्या दे रखा है, 3। और 4.5 को यदि 3 से गुणा किया अपन ने तो CF की लंबाई आ जाएगी। 3 पंजे 15, हासिल की 1 और 3 चौका 12 और 1 13, तो 13.5 सेंटीमीटर CF की लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार से अपन को कोई सा भी टुकड़ा पूछो, जो भी टुकड़ा पूछ रहा है उसके अनुपात से गुणा कर दो। जो दे रखा है वो यहाँ, दिया हुआ का अनुपात है यहाँ। इस प्रकार से अपन ने दोनों सवाल किए हैं। 2018 में पूछा गया था, हो सकता है 2020 में पूछा जा सकता है, क्योंकि 1 साल का गैप लग गया। सवाल रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन 1 साल छोड़ के अगली साल रिपीट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सीखा क्या माध्यिका होती है, क्या केंद्रक होता है, क्या अंतःकेंद्र परिकेंद्र। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो देखा।